जैसे आप सभी को पता है कि इंडियन फुटबॉल टीम एक नया हेड कोच ढूंढ रही है आफ्टर मनोलो मार्कस का जो एक्सपेरिमेंट था वो एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ उन्होंने और एएफएफ ने म्यूचुअली टर्मिनेशन किया एंड उसके बाद मनोलो मार्कस बन गए एफसी गोवा के हेड कोच। इंडियन टीम एक नए हेड कोच को ढूंढ रही है ऐसे टाइम पे जब सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी इंडियन फुटबॉल में इस टाइम बनी हुई है। आईएसएल कब होगा कैसे होगा किसी को नहीं पता। एआईएफएफ एफएसडीएल या रिलायंस के बीच में जो मास्टर राइट एग्रीमेंट है उसके नेगोशिएशन के आसपास की कोई उम्मीद नहीं है। कब रिन्यूअल होगा इसको किसी को आइडिया नहीं है। उस बीच हम एक हेड कोच भी चाहिए और हेड कोच इसलिए चाहिए कि एशिया कप क्वालिफाई करने के लिए आफ्टर लूजिंग द लास्ट गेम एंड प्लेइंग ड्रॉ अगेंस्ट बांग्लादेश एट होम हम बहुत ही गंदी पोजीशन पे, हम अच्छी पोजीशन पे नहीं है। इसका क्या मतलब है, एक हेड कोच चाहिए जो इंस्टेंटली आ सके और हमें रिजल्ट दिला सके। 163 कोचेज ने अप्लाई किया था भैया इंडियन फुटबॉल टीम की जॉब के लिए। अगर आपको ये चीज नहीं पता तो आपको बता दूं, उस 163 कोचेस से एक मीटिंग में ही एआईएफएफ टेक्निकल कमिटी ने लिस्ट को दे हैव ब्रॉट डाउन टू बेसिकली टॉप 3 कोचेस। तो एक मीटिंग में नहीं हुआ अपेरेंटली, जो मुझे सुनने में कल जो एआईएफएफ टेक्निकल कमिटी की मीटिंग हुई थी, प्लस सुब्रतो पॉल जो नेशनल टीम के डायरेक्टर हैं, प्लस आपके टेक्निकल डायरेक्टर सैयद पासा, प्लस 2 एडवाइजर हैं कल्याण चौबे जी के, जिसमें एक फॉर्मर इंडिया कोच अरमांडो क्लासो भी हैं। इन सब ने मिलके उस लिस्ट को छोटा किया था ताकि मीटिंग में डिस्कशन किया जा सके कि कौन इंडियन टीम का अगला कोच होगा। तो ये है कहानी। उस चीज में आप देखो 10 कोचेज में जिन्होंने अप्लाई किया था, थोड़ा बता दें आपको, हवास ने अप्लाई किया था, सर्जियो लोवेरा ने अप्लाई किया था, आपके पंजाब एफसी के फॉर्मर कोच स्टाइकोस वर्गेटिस ने अप्लाई किया था, लिवरपूल के फॉर्मर प्लेयर हैरी केवल ने अप्लाई किया था। तो बहुत सारे जो कोचेज हैं डिफरेंट रॉबी फॉर्मर लिवरपूल लेजेंड और ईस्ट बंगाल के कोच रॉबी फाउलर ने अप्लाई किया था। उसके बाद आप देखोगे तो आप एक और इंटरनेशनल कोच एक्सपीरियंस के साथ जो हैं जो जर्मन बैकग्राउंड से आते हैं, और उसके अलावा उन्होंने अभी मालदीव को सैफ चैंपियनशिप दिलाया और तजाकिस्तान को एशिया कप में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी आपके, जिनको काफ़ी सारे फैंस कह रहे थे कि ही कुड बी अ ग्रेट चॉइस। पीटर सैगाट भी ने भी अप्लाई किया था, वो भी थे उस लिस्ट के अंदर। सर्जियो लोवेरा थे, स्टीफन कॉन्स्टाइन थे, हबास थे जो पिछली बार शॉर्टलिस्ट हुए थे पर इस बार, और खलीद जमील भी थे। ऐसे करके 163 कोचेज ने अप्लाई किया था। संतोष कश्यप और भी लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया था। ठीक है, ये मेजॉरिटी नाम आपको बता जिन्होंने अप्लाई किया था। तो एआईएफएफ की जो टेक्निकल टीम है, नॉट टेक्निकल कमिटी, उन्होंने कल उस शॉर्टलिस्ट को छोटा कर दिया था। छोटा करके वो ले गए अपनी टेक्निकल कमिटी के पास उसकी कौन से फाइनल 3 या 4 कोचेज हम शॉर्टलिस्ट करें जिसको इंटरव्यू किया जाए या एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने भेजा जाए। तो उन्होंने 3 नाम शॉर्टलिस्ट किए और पूरी मीटिंग में बात चलती रही इंडियन कोच की। काफी सारे लोग इंडियन कोच के फेवर में थे कि इंडियन कोच होना चाहिए, इंडियन कोच होना चाहिए। तो उसके लिए खलीद जमील, ऑफ कोर्स जैसे मैं इस शो में पहले बोलता आया हूं, खलीद जमील एक एक्टिव कोच है, इंडियन कोच जो आपके टॉप टायर आईएसएल क्लब के हेड कोच हैं। संजय सेन एक बड़े कोच है, महान कोच है, पर इस टाइम पे एक्टिव कोचिंग नहीं कर रहे हैं। जब एक इंडियन कोच शॉर्टलिस्ट करने की बात आई तो खलीद जमील नेचुरल चॉइस थे। मीटिंग में रेनेडी सिंह का नाम भी उठा था मीटिंग में, एंड रेनेडी सिंह का नाम उठा, उस बात तो रिपोर्ट भी बाहर आ गई मीडिया में, और कुछ मीडिया ने रेनेडी सिंह को एज अ फेवरेट भी बताने लगे। रेनेडी सिंह बेंगलुरु एफसी के असिस्टेंट कोच है, प्रो लाइसेंस कोच है, फॉर्मर इंडिया इंटरनेशनल, काफी ग्रेट माइंड है, कैन बी अ फ्यूचर कोच ऑफ इंडिया ऑल्सो, पर वो फाइनल लिस्ट में नहीं थे। फिर जब सुब्रतो पॉल जिन्होंने स्टीफन कॉन्स्टेंट के अंदर खेला है, आईएम विजयन ने भी जो टेक्निकल कमेटी के चेयरमैन है उन्होंने भी स्टीफन कॉन्स्टेंट के अंदर खेला है। स्टीफन कॉन्स्टेंट ने अगर अप्लाई किया था, जो भी रिसेंटली पाकिस्तान के हेड कोच थे और इंडियन फुटबॉल में 2 स्टिंट कर चुके हैं, और पिछली बार भी इंडियन फुटबॉल में जब आए थे 2015 में, इंडियन फुटबॉल 172 रैंक था, उसको उठा के अगले 3 या 4 सालों में उन्होंने 96 रैंक तक इंडिया को लेके गए थे और एशिया कप भी क्वालिफाई करवाया था इंडिया को। तो स्टीफन सेकंड चॉइस हो गए। अब मेरे हिसाब से 3 की जगह 4 या 5 कोचेस शॉर्टलिस्ट किया जा सकते थे। रीजन बताऊंगा थोड़ी देर में। फॉर थर्ड चॉइस जो कोच बने यहां पे, वो एक बिल्कुल ऐसा नाम जो पहले बाहर ना कभी किसी आर्टिकल में आया ना किसी रिपोर्ट में आया, वो था ये स्टीफन है, स्टीफन टार्कोविच, जो आपके स्लोवाकिया के हेड कोच रह चुके हैं और रिसेंटली एशिया में कजाकिस्तान के हेड कोच भी थे। उनको रिसेंटली उन्होंने एशिया कप 23 में ज्वाइन किया था। उसके बाद
वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के राउंड 2 में सेकंड फिनिश करवाया, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के राउंड 3 में पहली बार क्वालिफाई करवाया और एशिया कप में भी डायरेक्ट क्वालिफाई करा के जून 2024 में उन्होंने म्यूचुअली दोनों पार्टीज ने म्यूचुअली एग्रीड टू नॉट कंटिन्यू फर्दर। उनका नाम आया और उनका नाम एक थोड़ा सा सरप्राइजिंग नेम था सारे फैंस के सामने, बिकॉज वो नाम पहले बाहर नहीं था और काफ़ी लोगों को लग रहा था कि स्टीफन टार्कोविच एक रैंडम सा नाम है, जैसे में भी ईगोर स्टीमैच का सीवी आया था वैसा सीवी है। बट नहीं, बाद में मुझे भी लगा था, पर बाद में जब डिटेल में गया वो बताऊंगा क्या सीन है क्या नहीं है, बिकॉज काफ़ी लोग कई बार सीवी को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि देख के उनको डिटेल्स नहीं पता होती। इंटरनेशनल फुटबॉल उतना आसान नहीं है। तो ये 3 कोचेज हैं फाइनली शॉर्टलिस्टेड, जो अब एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास जाएंगे और उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि कौन हेड कोच होगा कि नहीं होगा। अब मैं इसको 4 या 5 कोच बढ़ाने के लिए क्यों बोल रहा था, देखो जैसे आपके पीटर सीगैट हैं जो मालदीव्स के हेड कोच रह चुके हैं, तजिकिस्तान के हेड कोच रह चुके हैं, उनको डाला जा सकता था और एक कोच को और 5 कोच को आप शॉर्टलिस्ट करते, उनको कॉल करते, उनकी सैलरी एक्सपेक्टेशन पूछते और उनसे पांचों के पांचों कोच से बोलते कि आपका प्लान क्या है, एक पीपीटी बना के लाइए, आपका फॉर्मल इंटरव्यू होगा, उस फॉर्मल इंटरव्यू में आपको पीपीटी दिखानी पड़ेगी कि आप क्या करना चाहते हो इंडियन फुटबॉल टीम के साथ शॉर्ट टर्म बेसिस में और लॉन्ग टर्म बेसिस में। शॉर्ट टर्म बेसिस को पता कि एशिया कप क्वालिफाई कराना है, लॉन्ग टर्म बेसिस में आई थिंक मेन टारगेट इंडिया का होना चाहिए वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के राउंड 3 या राउंड 4 में, नेक्स्ट टाइम जब 2027 में वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स होंगे वहां जाना है। तो उसके लिए आपका प्लान क्या है, तो ये मेरे हिसाब से करना चाहिए था, बट अपेरेंटली एआईएफएफ ने शॉर्टलिस्ट सिर्फ 3 कोचेस की है। अब इन 3 कोचेस को फोन किया जा रहा होगा एज वी स्पीक, खालिद को, स्टीफन को एंड स्टीफान को, टू टॉक अबाउट द सैलरी रिक्वायरमेंट एंड द प्लान एंड ऑफ कोर्स पर प्रेजेंटेशन बनाना जरूरी है। मैं चाहता हूं कि जो भी हेड कोच बने उसकी प्रेजेंटेशन एआईएफएफ को हमें बताना चाहिए कि ये उसका प्लान था, इस बेसिस में हमने उसको हेड कोच बनाया है। अब खालिद जमील टेक्निकल कमेटी के फेवरेट हैं मेजॉरिटी के, बची भी मेजॉरिटी के फेवरेट स्टीफन कॉन्स्टाइन है और सबसे कम चांसेस हेड कोच बनने के इस लिस्ट में स्टीफन टार्कोविच हैं। अब देखो मैं ना एग्री नहीं करता फैन से जो बोलते हैं कि स्टीफन टार्कोविच एक रैंडम कोच है। रैंडम कोच नहीं है, मैं बताता हूं क्यों आपको। पहली बात है, एक यंग एज उनकी ज्यादा नहीं, आई थिंक 50s मिड 50s में उनकी एज है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि लोगों को लगता है ना जिस बंदे का विकिपीडिया छूटा हो उस बंदे का कोचिंग एक्सपीरियंस क्या है, क्योंकि विकिपीडिया पे ज्यादा डिटेल है नहीं, तो आम पब्लिक को कहानी वो अलग लगती है। 52 की एज है, उन्होंने अपना कोचिंग करियर 1997, मतलब बेसिकली आप लगा लो वो 73 बॉर्न है, तो अराउंड 27 और 34 की एज में वो एक कोच बन गए थे और कोच बने थे सीधे नेशनल टीम के। इसका क्या मतलब है कि जो आपके स्लोवाकिया सेटअप में वो हाईली रेटेड थे, 97 में स्लोवाकिया के अंडर 19 हेड कोच वो बन चुके थे और उसके बाद काफी टाइम तक वो 3 साल तक हेड कोच रहे एंड उसके बाद उन्होंने क्लब्स भी कुछ क्लब कोचिंग करी एंड फिर वो 2009 में भी स्लोवाकिया के अंडर 18 कोच बने थे। तो एक पहली जो एडवांटेज उनको जाता है ओवर खालिद जमील फॉर श्योर, इसकी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजिंग अ यूथ टीम उनको पता है एंड प्लस नेशनल टीम की तो बात हम थोड़ी देर में करेंगे। उसके अलावा जब उन्होंने अपनी क्लब कोचिंग भी करी है, उन्होंने स्लोवाकिया के टॉप क्लब्स को मैनेज किया है। ठीक है, स्टैट्स अच्छे नहीं होंगे, विनिंग परसेंटेज कम होगा ज्यादा होगा, वो अलग कहानी है, वो एक अलग जगह पिक्चर रखते हैं। सीवी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो चीज है। ठीक है, दूसरी चीज 2013 में वो नेशनल टीम के असिस्टेंट कोच बन गए। अगेन एक पीरियड था, पहले यूथ टीम के कोच बने, फिर क्लब टॉप टायर जो लीग है वहां के हेड कोच रहे, फिर 2013 में उन्होंने असिस्टेंट कोच की जगह नेशनल टीम डिपार्टमेंट ज्वाइन किया एंड काफी हाईली रेटेड थे अपने नेशनल टीम डिपार्टमेंट में। काफी सारे प्लेयर्स के डेवलपमेंट में, काफी सारे प्लेयर को नेशनल टीम में फास्ट ट्रैक करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ठीक है, उस चीज में 2018 में 1 साल के लिए वो टेक्निकल डायरेक्टर भी बने। इसका ये भी मतलब था कि कोचिंग का एक एक्सपीरियंस जो टेक्निकल डायरेक्टर का होता है वो भी उनके पास है। फिर एक बार केयर टेकर मैनेजर बने थे वो छोटे पीरियड के लिए एंड देन 2019 में वो अपने टीम के हेड कोच बन गए। 2016 यूरोज जब हुआ था उसमें भी स्लोवाकिया खेली थी, वहां पे एज असिस्टेंट कोच भी गए थे वो एंड काफी सारे यूएफए के साथ भी काम करते हैं एज अ टेक्निकल ऑब्जर्वर्स। काफी सारे कोचेस अपने कॉन्टिनेंटल फेडरेशन के साथ काम करती है। उसके बाद आप देखोगे तो 2019 में हेड कोच बने,
पहला काम जो हेड कोच बनते ही उन्होंने यूरोज में नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड को हरा के प्लेऑफ में पेनल्टीज में हराया, एक्स्ट्रा टाइम में हरा के स्लोवाकिया को यूरोज में ले गए। ग्रुप स्टेज से वो जरूर बाहर हो गए यूरोज में, पर पोलैंड को उन्होंने 2-1 से हराया था उनकी टीम ने, जब पोलैंड की टीम में रॉबर्ट लेवेंडस्की खेल रहे थे। और एक काफी कंट्रोल्ड, बैलेंस, इक्वल डिफेंसिव, इक्वल अटैकिंग, काउंटर अटैकिंग टाइप फुटबॉल उन्होंने उस मेजर टूर्नामेंट में स्लोवाकिया के साथ दिखाई थी और अच्छा ठीक परफॉर्मेंस था। ठीक है, ग्रुप स्टेज से बाहर नहीं निकले, पर काफी लोगों को नहीं पता यूरोज में आपको बता दूं कि कंपटीशन लेवल वर्ल्ड कप से ज्यादा होता है, ये आपको ये ध्यान रख के चलना है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जब एशिया कप वहां छोड़ने के बाद, स्लोवाकिया को छोड़ने के बाद, एशिया कप से पहले जस्ट पहले उन्होंने 2022 में उन्होंने स्लोवाकिया की नौकरी छोड़ी जब वो फुल टाइम मैनेजर से, और 1 साल के बाद उन्होंने कजाकिस्तान के हेड कोच बन गए एशिया कप में। ठीक है, जहां एशिया कप में उनकी परफॉर्मेंस अगर आप रिजल्ट्स वाइज देखोगे ठीक थी, ज्यादा खास नहीं थी, पर वो पहला टूर्नामेंट था उनका अगर आप वैसी बात करते हो। बट उसके बाद जब कहानी निकल के आई, कहानी निकल के जो आई वो आई जब वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स हुए थे, और वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स राउंड 2 जब हुआ, उसमें बड़ी कजाकिस्तान पहली बार राउंड 3 के लिए क्वालिफाई किया, और उनका ग्रुप इंडिया जैसा ही था भाई। इंडिया जैसे इंडिया का ग्रुप था, इंडिया भी तो अपने ग्रुप से राउंड 3 नहीं गई ना, वैसा ही ग्रुप उनका था। मैं आपको एक बार इंडिया का ग्रुप बता दूं। इंडिया के ग्रुप में थे आपके पास अफगानिस्तान, तो था ही हमारी सांस जिंदगी लेने के लिए, पीछे पीछे थे एशले वेस्टवुड उनके, हाँ हमारे थे कतार, कुवैत, इंडिया, अफगानिस्तान। तो कुवैत को हमने पहला मैच हराया था, इंडिया 3rd फिनिश किया था अपने ग्रुप में। अब आपको बता दें किर्गिस्तान के ग्रुप में कौन था। उनके ग्रुप में मलेशिया थी, ओमान था, चाइनीज तेपे थी, और उन्होंने देखो चाइनीज तेपे को पहली बात तो जो हराया, पहला मैच मलेशिया से 4-3 हारे, वो एक हाई स्कोरिंग मैच था, उसमें भी एक टाइम पे लीड कर रहे थे, बट देन मलेशिया वो मैच जीत गए और काफी वायरल हुआ था उस मैच का रिजल्ट भी। फिर उसके बाद मलेशिया ने चाइनीज तेपे को 1-0 हराया था, किर्गिस्तान ने ओमान को भी हराया 1-0 उस मैच में अपने घर पे, और काफी बड़ी विक्ट्री थी उनके लिए। उसके बाद किर्गिस्तान ने जब उनको ट्रैशिंग की जरूरत पड़ी, उन्होंने 5-1 चाइनीज तेपे को घर पे हराया, एंड उसके अलावा आई थिंक उन्होंने अवे भी चाइनीज तेपे को हराया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ अवे भी 2-0 हराया। 2 बड़ी विक्ट्री वहां ली थी, एंड देन फाइनली ऑफ कोर्स उन्होंने ओमान से अवे ड्रॉ खेल के नेक्स्ट राउंड 3 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लिए उन्होंने क्वालिफाई कर दिया था। वहां पे ऑल्सो एशिया कप के लिए भी उन्होंने क्वालिफाई किया था। तो ये देखो, यही टारगेट इंडिया का था और वही टारगेट हमारा था, बट पॉइंट यह कि हमने अपना टारगेट अचीव नहीं किया। जब ईगोर स्टीमैच थे, स्टीफन की टीम ने वो चीज अचीवमेंट ले ली थी। तो एक ओवरऑल सीवी आप देखते हैं, 4-2-3-1 फॉर्मेशन खेलते हैं, मिक्स ऑफ काउंटर अटैकिंग कंट्रोल पोजीशन रखते हैं। ठीक है, सीवी आई थिंक अच्छा है, रैंडम लगेगा लोगों को, बट इंटरनेशनल जो एक्सपीरियंस आपको चाहिए, उनका एक्सपीरियंस क्या, उन्होंने यू टीम मैनेज करी है, पहली बात तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है उसके लिए। सेकंड चीज है उन्होंने एक एशियन टीम मैनेज करी है, बहुत इंपॉर्टेंट है एशियन एक्सपीरियंस आपको, कि एशिया में क्वालिफायर्स कैसे चलते हैं, ट्रैवलिंग में कितना टाइम लगता है आपको एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाने में, हर कंट्री को खेलने के चैलेंजेस क्या है। उसके अलावा उनकी अपनी होम कंट्री भी उन्होंने मैनेज करी है, जिस कंट्री से निकल के आते हैं, और यूरोज में मैनेज करी है। इट्स अ डिसेंट, एंड एशिया कप में भी उन्होंने किर्गिस्तान को उन्होंने मैनेज किया था अपना पहला जब उनका असाइनमेंट था। तो ये हो गई कहानी भाई आपकी स्टीफन की, टार्कोविच की कहानी। ओवरऑल बहुत अच्छा सीवी है। दूसरी तरफ 2 ऑप्शंस और कौन है, एक है खालिद जमील, आई थिंक बेस्ट इंडियन कोच राइट नाउ, मोस्ट क्वालिफाइड इंडियन कोच राइट नाउ। इफ यू आर लुकिंग फॉर इंडियन कोच, ही इज द बेस्ट ऑप्शन। खालिद जमील आपको स्ट्रेट अवे इस इंडियन प्लेयर से मैक्सिमम निकालने के लिए जाने जाते हैं। आई लीग का वो एक ब्रिलियंट अचीवमेंट, जिसे कहते हैं ना ड्रीम अचीवमेंट, कहते हैं वन ऑफ लाइफ की अचीवमेंट उन्होंने आइजॉल एफसी के साथ ली थी। वो एक अंडरडॉग स्टोरी लिखी थी, प्लस नॉर्थ ईस्ट को प्लेऑफ में ले गए, रिसेंटली जमशेदपुर एफसी को सेमीफाइनल में ले गए, सुपर कप के फाइनल में ले गए। खालिद जमील इंडिया इंटरनेशनल है, इंडिया को जानते हैं, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके बन सकते हैं। तीसरे ऑप्शन निकल के आ रहे हैं, मैं आपको डीमेरिट मेरिट पे भी जाऊंगा वेरी क्विकली। स्टीफन कॉन्स्टाइन 2 बार इंडिया को कोच कर चुके हैं, 2004 में एक बार, 2002 से 4-6 के अराउंड उन्होंने इंडिया को कोच किया था, वहां पे एलजी कप जीता था। फिर 2015 में ऐसी सिचुएशन में इंडिया था उस टाइम पे, जब इंडिया नियरली 172 रैंक
बन चुका था। स्टीफन कॉन्स्टाइन इंडिया आए, उन्होंने नेशनल टीम और इंडियन फुटबॉल स्काउटिंग, यूथ टीम्स को रीबिल्ड करने में बहुत बड़ा रोल, उन्होंने मेजर रोल प्ले किया। आफ्टर मिसिंग एशिया कप इन 2015, हम 2019 में एशिया कप क्वालिफाई किया। हमने एक स्काउटिंग सिस्टम बैठाया। स्टीफन कॉन्स्टाइन ने आई लीग 2 और इवन आपके संतोष ट्रॉफी से प्लेयर्स सेलेक्ट करने स्टार्ट किए नेशनल टीम के लिए। एक वाइड स्काउटिंग सिस्टम उन्होंने रखा और इंडिया की रैंकिंग 172 से 96 ले गए। एशिया कप क्वालिफाई करवाया एंड ड्यूरिंग द एशिया कप प्लेइंग स्टाइल भी इंप्रूव हुई। ऐसा नहीं कि सिर्फ लॉन्ग बॉल हम खेल रहे थे, कंट्रोल काउंटर अटैकिंग फुटबॉल इंडियन टीम उनके अंडर खेल रही थी। फिर एशिया कप में उन्होंने थाईलैंड को 4-1 हरा के हेडलाइंस बनाई थी एंड वी वुड हैव क्वालिफाइड अगर 2019 एशिया कप में 5 सब्स होते, क्योंकि 3 सब्स कर चुके थे। प्रणव हलदार का लेजी टैकल आया, पेनल्टी गई और इंडिया वो मैच हार गया उस पेनल्टी की वजह से और लास्ट मोमेंट पे क्वालिफाई करते करते रह गया अगले राउंड पे। 2019 पे स्टीफन कॉन्स्टाइन ने बोला कि इट्स टाइम फॉर मी मूव ऑन, मैंने इंडिया के लिए मैक्सिमम कर दिया। उसके बाद वो कभी आपको ईस्ट बंगाल के रोल पे दिखे, रिसेंटली वो पाकिस्तान के रोल में जरूर दिखे थे स्टीफन कॉन्स्टाइन। और पाकिस्तान की स्टिंट को इंडियन फैंस काफी जज कर रहे हैं विदाउट नोइंग द एक्चुअल पिक्चर। पाकिस्तान के लिए हिस्टोरिक पहली वर्ल्ड कप क्वालिफायर की जीत जो आई है वो उनकी स्टीफन कॉन्स्टाइन के अंडर ही आई है। हाँ, रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे बट उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे फैक्टर उनकी फेडरेशन पे बैन लगा हुआ था, कभी फीफा चला रही थी, ट्रेनिंग कैंप अरेंज नहीं कर पा रहे थे, कोई डोमेस्टिक लीग उनकी होती नहीं, प्लेयर्स से थोड़े उनके तू मैं हो गई थी। कुछ इंटरनेशनल ओरिजिन के प्लेयर्स हैं उनके तू मैं, मतलब उन्होंने फोन किया होगा, कुछ किया होगा, बट हाँ कुछ प्लेयर्स, हाई प्रोफाइल प्लेयर्स को उन्होंने कॉल अप नहीं किया अपनी स्क्वाड के ऊपर बिकॉज ऑफ सम डिफरेंसेस। उसके बावजूद उन्होंने कंबोडिया को हरा के वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में पाकिस्तान को पहली जीत दिलाई। पर एक मंथली रिटेनर कॉन्ट्रैक्ट पे वो थे, फीफा उनको पे कर रही थी, जो भी कहानी है वहां पे। एंड वहां पे रिजल्ट्स उतने शायद अच्छे नहीं आए पर बहुत सारी लिमिटेशंस, बजट्स, 10 चीज के इश्यूज थे वहां पे उनके साथ। तो सिर्फ पाकिस्तान की स्टिंट से स्टीफन कॉन्स्टाइन को जज करना सही नहीं रहेगा। उनको जज करना है तो इंडिया स्टिंट आप उनको जज करिए। जल्दी से डीमेरिट और मेरिट्स, मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज पे आ जाते हैं तीनों कोच की। खालिद जमील से स्टार्ट करते हैं। खालिद जमील इंडियन है, इंडियन इंटरनेशनल है, दिल से इंडियन है, तो फील करते हैं देश के लिए। पहले इनके 3 मेजर पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या है, इंडियन फुटबॉल को इन एंड आउट जानते हैं, इसी सिस्टम में खेले हैं, आई लीग में कोच कर चुके हैं, आई लीग में एनएफएल में खेल चुके हैं, आईएसएल में भी कोच कर रहे हैं, आई लीग टाइटल जीत चुके हैं, इंडियन प्लेयर से मैक्सिमम आउटपुट निकालना जानते हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज में उन्होंने क्लब्स के साथ अच्छा काम किया है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड हो, चाहे जमशेदपुर एफसी हो, आईएसएल में रिसेंटली। डीमेरिट्स क्या है, एक कंजर्वेटिव फुटबॉल खेलते हैं, उनका अपना एक माइंडसेट है, उसी माइंडसेट के हिसाब से वो उस माइंडसेट कंजर्वेटिव माइंडसेट के हिसाब से ही प्लेयर्स वो पसंद करते हैं। हार्ड वर्किंग प्लेयर उनको पसंद है, शायद जिस प्लेयर में फ्लेयर कम ज्यादा हो पर हार्ड वर्किंग उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। और ऑफ कोर्स डिफेंसिव फर्स्ट अप्रोच उनकी रहती है, क्योंकि जब भी वो जिन क्लब्स के साथ रहे, अंडरडॉग क्लब्स के साथ ही रहे, तो वो अप्रोच वहां चलती है। उसके अलावा उसके जो एक वो है कि जो वो कुछ स्पेशल टाइप के इंडियन प्लेयर को सेलेक्ट करते हैं, मतलब आपके एल्विनो गोम्स, आपके आशुतोष मेहता, ऐसे टाइप के प्लेयर्स शायद आपको इंडियन टीम में देख सकते हैं। कुछ फैन फेवरेट प्लेयर्स को शायद वो मौका ना दें, ये है। तो ये उनके एडवांटेज हो गए। डिसएडवांटेज, एक और मेजर डिसएडवांटेज है, इंटरनेशनल टीम कभी कोच नहीं करी। आपको फिर बता दूं, पेप अगर आपके मैनचेस्टर सिटी के बेस्ट कोच हैं, उनको आज आप इंटरनेशनल कोच बना दो, एकदम से रिजल्ट्स वो भी नहीं ला पाएंगे। आपको ध्यान रखना है, इंटरनेशनल कोच को 3 या 4 सेशन में टीम को रेडी करना पड़ता है फॉर अ मैच। तो समझ जाएं, आईएसएल में आप पूरे प्री सीजन, पोस्ट सीजन, मिड सीजन कोचिंग कर रहे हो, पर आपको इंटरनेशनल फुटबॉल में जाना है, मैक्सिमम 3 या 4 सेशंस आपको मोस्ट ऑफ द टाइम मिलेंगे और आपको लोग मैच के लिए रेडी करना है। उसमें आपकी टैक्टिक्स, फॉर्मेशन, प्लेयर सिलेक्शन, प्लेयर रोल, ऑपोजिशन टैक्टिक्स, सब कुछ एक ही बार में डिसाइड होता है। वो खालिद जमील के पास नहीं है। अब आते हैं स्टीफन कॉन्स्टाइन के ऊपर। एडवांटेज, 2 बार की इंडिया स्टिंट कर चुके हैं, 2 बार इंडिया को रीबिल्ड कर चुके हैं, 3rd बारी भी कर सकते हैं, ठीक है। इंडियन फुटबॉल को इन एंड आउट जानते हैं, अगेन लिमिटेड रिसोर्सेज में वो टीम को चलाना जानते हैं, उन्होंने इंडिया के साथ दोनों टर्म्स में दिखाया। थोड़ा स्काउटिंग का वाइड माइंड है, वो सिर्फ आईएसएल में प्लेयर नहीं ढूंढेंगे, वो आपको आई लीग और स्टेट लीग और संतोष ट्रॉफी में भी प्लेयर ढूंढते हुए दिखेंगे। कमिटेड है टुवर्ड्स हिज जॉब। जब इंडियन जॉब में थे वो इंडिया में ही रहते थे, इंडिया में ही पूरा टाइम रहते थे, ऐसा नहीं है कैंप टू कैंप इंडिया आते थे। उस मामले में वो
जॉब में टोटली कमिटेड है। उसके अलावा आप देखोगे वाइड इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, अफ्रीका में भी कोच कर चुके हैं, एशिया में भी कोच कर चुके हैं, और साउथ एशिया में तो नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया तीनों को कोच कर चुके हैं। तो ये एडवांटेज है, एंड प्लस ही नोज हाउ टू ब्रिंग रिजल्ट। व्हाट इज डिसएडवांटेज? एज, जैसे काफी लोग बोल रहे हैं। सेकंड है कि इंडिया के बाहर रिसेंटली उनका फॉर्म ईस्ट बंगाल के साथ भी और पाकिस्तान से इतना अच्छा रहा नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्टर्स एट द बोथ द प्लेस, जहां पे ईस्ट बंगाल में भी रीजन थे और पाकिस्तान में रीजन थे। उसके अलावा 4-4-2 खेलेंगे, लोगों को शायद वो स्टाइल पसंद ना आए, प्लस लाइक खालिद ऑल्सो he will also have a set of players which he will give a chance and he will not change his team a lot. 2015 में जब आए थे उन्होंने बहुत सारे डेब्यू दिए पहले 2-3 साल, बाय द 2017 आया, इनकी टीम रेडी थी। उसके बाद इन्होंने चाहे ब्रेंडन फॉर्म में, चाहे सहल फॉर्म में, चाहे कोई फॉर्म में, इन्होंने किसी भी प्लेयर को टीम के अंदर नहीं लिया, अपने उन्हीं वॉरियर के साथ वो गए और एशिया कप में क्वालिफाई कराया और परफॉर्मेंस लाई। 4-4-2 खेलेंगे, लॉन्ग बॉल खेलते हुए आपको दिखेंगे, नो डाउट ओवर दैट, बट हाँ रिजल्ट्स आपको शॉर्ट टर्म बेसिस पे ला सकते हैं। तो ये आपके स्टीफन कॉन्स्टाइन के एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं। अगेन उनका भी प्लेयर सिलेक्शन प्लेयर के ऊपर नहीं होगा, प्लेयर की हार्डवर्क के ऊपर, डेडिकेशन के ऊपर ज्यादा होगा। अब आते हैं ऑफ कोर्स एंड इंडिया को जानते हैं, प्लस शायद थोड़ी बायसनेस जरूर होगी कुछ सेलेक्टिव प्लेयर्स को कि यार वो मेरे अंडर खेलता था पहले तो उसको शायद मैं ले लूं, तो फ्रेश माइंडसेट के साथ वो भी नहीं आएंगे और खालिद जमील भी नहीं आएंगे। दोनों के ऊपर ये बायसनेस थोड़ी बहुत आपको उनके सिलेक्शंस में देखने को मिलेगी। शायद इस टाइम पे आपको वो चीज चाहिए होगी क्योंकि आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, आपको अक्टूबर में मैच दोनों ही जीतने हैं। अब आता है थर्ड पर्सन के ऊपर, वो है स्टीफन टार्कोविच। ठीक है, जैसे इनका प्रोफाइल मैंने वीडियो के पहले पार्ट में आपको बताया, इनके एडवांटेज क्या है? यूथ टीम कोच कर चुके हैं, नेशनल टीम कोच कर चुके हैं, क्लब फुटबॉल कोच कर चुके हैं, टेक्निकल डायरेक्टर रह चुके हैं, 4 चीजें। फिफ्थ एडवांटेज, यूरोपियन कंट्री को कोच किया है इन टॉप कंपटीशन। यूरोज में 2016 यूरोज में असिस्टेंट कोच थे, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में भी कोच कर चुके हैं अपनी खुद की देश को, मतलब चाहे स्लोवेकिया बहुत बड़ा फुटबॉलिंग नेशन ना हो पर इतना छोटा भी नहीं है। उसके अलावा बड़े बड़े प्लेयर्स, हैमसिक को फॉर एग्जांपल उन्होंने काफी बड़ा रोल प्ले किया है, तो बड़े ईगोस को मैनेज करना जानते हैं एंड बड़े मैचेस में रिजल्ट लाना जानते हैं। बहुत बड़ी बात है ये, चाहे पोलैंड को हराना हो यूरोस 2016 में, चाहे यूरोस के प्लेऑफ में नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड को हराना हो, आयरलैंड को हराना हो, दोनों को हराया था उन्होंने प्लेऑफ में और क्रिटिकल मैचेस थे। सेम विद किर्गिस्तान में उन्होंने ओमान को हराया, फिर आप देखो चाइनीज टेपे को हराया दोनों लेग्स में बड़े स्कोर लाइन से। तो मैचेस जो बहुत क्रिटिकल है वहां पे वो टीम प्रिपेयर करके रिजल्ट लाना जानते हैं, ये इनके एडवांटेज है। सेकंड, एशियन एक्सपीरियंस, एएफसी एशियन कप का एक्सपीरियंस, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में एशियन टीम को राउंड 3 ले जाने का एक्सपीरियंस जो ना स्टीफन के पास है, ना कि खालिद के पास है। तो ये मेजर एक फैक्टर बनते हैं जब कोच सिलेक्शन की तरफ जानते हो। उसके अलावा आप देखते हो 4-2-3-1 फॉर्मेशन खेलते हैं, जो ईगोर स्टीमैच भी खेलते थे, जो आपके मनोलो मार्कस भी खेलते थे। तो इसका क्या मतलब है? मेजर चेंजेस आपको इन टर्म्स ऑफ प्रोफाइलिंग ज्यादा देखने को मिलेगी नहीं। ये भी अगर नंबर 10 ढूंढ रहे हैं तो आपके पास ब्रेंडन या सहल यही ऑप्शन है, क्योंकि लीग में नंबर 10 खेलने वाले प्लेयर्स कम है, तो आपको मेजर रीशफल फॉर्मेशन में करने की जरूरत नहीं है। ये एक मेजर एडवांटेज इनके साथ है। खालिद भी आपको 4-4-2 या 4-2-3-1 या 4-3-3 खेलते हुए दिखेंगे, बट स्टीफन कॉन्स्टाइन 4-4-2 खेलते हुए दिखेंगे, पर वेयर स्टीफन टार्कोविच आपको 4-3-3 या 4-2-3-1 खेलते हुए ही दिखेंगे। ये हो गएंगे एडवांटेज। अब डिसएडवांटेज क्या है? लैंग्वेज का एक एडवांटेज हो सकता है, बट एशिया में कोच कर चुके हैं तो इंग्लिश उनको अच्छी तरह आती है, मैंने पता भी किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा आप देखोगे शॉर्ट कम टाइम है, अक्टूबर में मैच है, कोच आपको चाहिए जो ज्यादा टाइम ना लगाए टीम सेलेक्ट करने में, टीम बनाने में, एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको रिजल्ट लाके देखे। ठीक है, वो एक मेजर है कि शायद इनको थोड़ा टाइम चाहिए होगा। अब क्या एआईएफएफ के पास इतना पैसा है कि आईएसएल नहीं हो रही, तो क्या इनको मौका देके सितंबर में 2 फ्रेंडली करा के 30 दिन का 15-20 दिन का कैप सितंबर में, ताकि अक्टूबर के लिए वो एक कैंप में 50 खिलाड़ियों को बुलाएं, अपनी स्क्वाड सेलेक्ट करें एंड गिव हिम फ्री हैंड। डोंट अलाउ महेश ग्वाली एज अ असिस्टेंट कोच टू टेल हिम कि इस प्लेयर को सिलेक्ट करो, नहीं, उनको आप 50 खिलाड़ियों का पूल बनाओ, कैंप में बुलाओ एंड लेट हिम सेलेक्ट। वो एक ये रिस्क है जो एआईएफएफ को लेने होंगे अगर इनको अपॉइंट करना होगा। ये हो गया आपके मेरिट्स डीमेरिट जो बोलते हैं तीनों ही कोचेस के। अब आप बताइए, देखो मेरा पॉइंट था कि एक जो अभी तक इंडियन फुटबॉल करते नहीं है, मैं बिना अनबायस होकर मैंने तीनों कोच की रिपोर्ट आपको दे दी एक समरी में, जहां एडवांटेज। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कौन
होना चाहिए इंडिया का हेड कोच। यही 3 ऑप्शंस है, बाकी सारे ऑप्शंस तो याफेफ ने ऑलरेडी टर्मिनेट और लिस्ट से हटा दीजिए।